पीएम विश्वकर्मा स्कीम। तो पीएम विश्वकर्मा में कितने लेटर हैं? काउंट करोगे तो 13 लेटर निकलेंगे। पीएम विश्वकर्मा स्कीम में 13 लेटर हैं, तो 13 से याद रखना 13,000 करोड़ इस स्कीम के लिए फंड एलोकेट हुआ है, ठीक है ना। और कितने सेक्टर्स में, इसमें कितने सेक्टर शामिल हैं? तो 18 ट्रेडिशनल सेक्टर शामिल हैं। 18 को कैसे याद रखो? 13 को बस आगे वाले उसको 3 को आगे टच कर दो तो वो 8 बन जाएगा। तो इससे याद रखोगे 18 सेक्टर शामिल हैं। मिनिस्ट्री माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज है इसकी नोडल मिनिस्ट्री, मतलब एमएसएमई जो मिनिस्ट्री है लॉन्च करी है। और इसका जो टाइम पीरियड है 2023 से 24 लेकर 2027-28 तक का है। तो 23 का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो 23 से लेकर 27-28 तक का, ठीक है ना। ये सारे इसमें शामिल हैं। पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट मिलेगा, इसमें स्किल अपग्रेडेशन मिलेगा और टूल किट के इंसेंटिव मिलेगा। जो भी टूल किट यूज होंगे उसके लिए इंसेंटिव मिलेगा, क्रेडिट सपोर्ट मिलेगा, इंसेंटिव फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शन मिलेगा, मार्केटिंग सपोर्ट मिलेगा। इसकी जो लिमिटेशंस हैं वो ये हैं कि कोई भी कैंडिडेट 18 साल का होना चाहिए, ठीक है ना, और परिवार में सिर्फ एक व्यक्ति को इस स्कीम का फ़ायदा मिलेगा। और ये स्कीम है किन लोगों के लिए? जो आर्टिसंस होते हैं, क्राफ्ट पर्सन होते हैं, जो जैसे कि लकड़ियों के चित्र बनाते हैं लोग, लकड़ियों में गोद गोद के मूर्ति का आकार दे देते हैं, या फिर पत्थरों को गोद के, या फिर इस तरह के जो भी टूल्स होते हैं हैंड क्राफ्ट से रिलेटेड, उनके लिए ये स्कीम है। आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट अफस्पा, अफस्पा AFSP, ये जो एक्ट है ना, कब लॉन्च हुआ था? 1958 में, 1958 में। ये जो एक्ट अपने नॉर्थ ईस्ट जो हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो 7 सिस्टर, सिक्किम को छोड़ दो, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, असम, ये भी जो जितने भी सारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, त्रिपुरा, इसमें इस फोर्स को, इस एक्ट को लागू किया गया है। अच्छा, इसका काम क्या है? इसका काम बिल्कुल 1919 के रॉलेट एक्ट की तरह है। रॉलेट एक्ट में क्या था कि अंग्रेज क्या करते थे, किसी को भी संदिग्ध देखा, जिस पर डाउट हुआ, उसको उठा के पकड़ ले गए और जेल में बंद कर दिया, ठीक है, उस पर मुकदमा लगा दिया। सेम यही है। तो हमारी इंडियन आर्मी क्या करती है, अगर कोई सस्पेंस होता है, नॉर्थ ईस्ट में कोई सस्पेंसन व्यक्ति होता है, किसी पर डाउट होता है, संदिग्ध व्यक्ति होता है, तो उसको पकड़ के और सर्च, बिना वारंट के सर्चिंग, घर की तलाशी, सबकी तलाशी, बिना सर्च वारंट के। तो मतलब एक तरह से आर्मी यहाँ पे बहुत ही एक्टिव रहती है। तो इससे तो देश का भला हो जाता है, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं उनको बहुत परेशानी होती है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो बेचारा कुछ भी नहीं होता है उसको भी पकड़ के थोड़ी सी मनमानी हो जाती है, ठीक है ना। तो कुछ लोग हैं, कुछ कमिटीज़ हैं जो इसको रिपील करने की बात कर रही हैं, जैसे जस्टिस BP जीवन रेड्डी कमेटी, ये कह रही है इस एक्ट को हटा दो, रिपीलिंग दिस एक्ट। तो क्योंकि इससे क्या होता है, लोगों का जीवन थोड़ा सा संकट में आता है। जो लोग सीधे साधे हैं उनके लिए परेशानी हो जाती है, उनका BP बढ़ जाता है, उनका जीवन दिक्कत में आ जाता है। तो BP जीवन रेड्डी कमेटी, कौन सी? BP जीवन रेड्डी कमेटी। 5th रिपोर्ट ऑफ सेकंड ARC, इसमें भी इसको रिपील करने की बात कही गई है, ठीक है ना। तो इस तरह से अफस्पा जरूर याद रखना। इसके बाद हम आते हैं स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023। स्वच्छ वायु की बात हो रही है तो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री आएगी, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज अंडर CPCP। तो क्या है, फॉरेस्ट होगा, इन्वायरमेंट कब क्लीन होगा? जब फॉरेस्ट होंगे, पेड़ पौधे होंगे, क्लाइमेट अच्छा रहेगा, ठीक है ना। इसका जो गोल है वो है क्लीन एयर फॉर ऑल, क्लीन एयर फॉर ऑल। टोटल 131 सिटीज़ ने इसमें भाग लिया है। किसमें? टोटल 131 सिटीज़ ने इसमें भाग लिया है। तो फर्स्ट नंबर पर इंदौर है। इंदौर स्वच्छता में भी सबसे आगे है। स्वच्छता का एक अलग टॉपिक बाद में बताऊंगा। ये स्वच्छता वायु का है, ध्यान रखना। तो इंदौर मिलियन प्लस में सबसे नंबर 1 पर है। फिर इसके बाद है अमरावती, दूसरा है परमाणु। तो इसको कैसे याद रखूँगा? इंदौर का I, अमरावती का M, परमाणु को परमाणु बोल दो या फिर परवाना बोल दो। तो इससे IM परमाणु, IM परमाणु। तो I से इंदौर, M से अमरावती, P से परमाणु। तो मिलियंस में अगर बात करोगे तो इंदौर हो गया, 3 से 10 लाख के बीच में बात करोगे तो अमरावती हो गया, और लेस देन 3 तो परमाणु हो गया। व्हीकल एमिशन को कम करना है, रोड डस्ट को कम करना है, बायोमास एंड म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्टेज बर्निंग को कम करना है। यही सारी चीज़ें असेस की जाती हैं। इन्हीं का परीक्षण होता है, असेसमेंट होता है, कि जिसमें ये कम होता है वो अच्छी रैंकिंग पा जाता है, ठीक है ना। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट
देखो डेटा प्रोटेक्शन की एक तो बात हो रही है, तो डेटा पर्सनल डेटा, तो पर्सनल डेटा एक तरह से हमारा मूल अधिकार होता है कि हमारा पर्सनल डेटा किसी के पास मत जाए, ठीक है ना। तो इसके लिए आउटलाइन 7 प्रिंसिपल तैयार किए गए हैं, आउटलाइन 7 प्रिंसिपल फॉर डेटा प्रोटेक्शन। अब इसके लिए कौन सा के एस पुट्टा स्वामी केस, के एस पुट्टा स्वामी केस में इसके लिए बात कही गई थी कि जो हमारा डेटा है ये हमारा पर्सनल डेटा एज ए फंडामेंटल राइट अपहेल्ड किया गया है, मतलब कि इसको एज अ फंडामेंटल राइट सुप्रीम कोर्ट ने इसको सुरक्षित करा है। कौन सा केस है? केएस पुट्टा स्वामी केस। तो पुट्टा से याद आता है पट्टा, पट्टा ज़मीन का पट्टा होता है ना, हमारा पट्टा किसी दूसरे का नाम ना हो जाए। तो एक तरह से जो पट्टा होता है हमारा राइट होता है, हमारा मूल अधिकार होता है, तो ये पट्टा किसी दूसरे के नाम ना हो जाए। तो ये याद रखना कि केएस पुट्टा स्वामी केस जो है वो रिलेटेड है आपका डेटा प्राइवेसी से, ठीक है ना। जस्टिस श्री कृष्णा कमेटी, ये भी कमेटी इसी से रिलेटेड है, इनिशियल ड्राफ्ट इसी का है। तो कौन सी कमेटी? जस्टिस श्री कृष्णा कमेटी। तो श्री कृष्णा, भगवान श्री कृष्ण, लॉर्ड श्री कृष्णा, तो सबके बारे में जानते हैं, उनके पास तो सबका डेटा है, तो उनसे क्या प्राइवेट करना, तो इसीलिए श्री कृष्णा कमेटी इससे रिलेटेड है, ठीक है। रिफॉर्मिंग डिफरेंट लॉज, अब देखो जो इस तरह के 3 लॉ हैं जिनको सरकार ने अपडेट किया है। कौन सा? एक तो बीएनएस हो गया, भारतीय न्याय संहिता, बस इसका सन याद कर लो बस, भारतीय न्याय संहिता 1860। फिर दूसरा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, इसको याद रखना है। ये रिप्लेस करेगा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 को। 2023 जो है ना BNSS 2023 जो है ये किसको रिप्लेस करेगा? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 को। और जो पहला वाला है ये किसको रिप्लेस करेगा? ये IPC 1860 को रिप्लेस करेगा, बस इसका रिप्लेसन याद रखना। IPC 1860 को BNS रिप्लेस करेगा और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 को BNSS रिप्लेस करेगा, ठीक है ना। और इसके बाद तीसरा है हमारे पास भारतीय साक्ष्य बिल, भारतीय साक्ष्य बिल, इसको रिप्लेस करेगा इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को रिप्लेस करेगा। तो 3 हमारे पास हो गए, एक 1860, एक 1973, एक 1872। 1860, 1973, फिर 1872। पहले 1860 है, फिर 1973 है, फिर 1872 है। वो BNS है, पहला BNS है, दूसरा BNSS है और ये BSB है, ठीक है ना। बस इसमें और कुछ ज़्यादा मत याद करो। अगला, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर, इनके अपॉइंटमेंट्स को लेकर, जो हमारा इलेक्शन होता है ना लोकसभा राज्यसभा के जो इलेक्शन करवाते हैं, इनके जो चीफ होते हैं, इनके अपॉइंटमेंट्स को लेकर कंडीशंस ऑफ सर्विसेज क्या हैं, टर्म ऑफ ऑफिसर्स का टेन्योर कितना है, ये सब कौन डिसाइड करता है? देखो अभी तक इसका डिसीजन 3 लोग मिलकर लेते थे। कौन कौन से? नोट पढ़ो, नोट। सबसे क्या होता था कि प्राइम मिनिस्टर हो गए हमारे कमेटी में, हमारे प्राइम मिनिस्टर हो गए, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा का जो अपोजिशन का लीडर है वो हो गए, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये 3 लोग थे, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट में शामिल थे। लेकिन अब इस बिल, ये जो बिल आया ना 2023 का, इसमें ये बोला गया है कि अब जो एडवाइसेस होंगी वो किन की होंगी? प्राइम मिनिस्टर की होंगी, जो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर होंगे उनकी होंगी, एंड लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा होगा। नंबर तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, एक कैबिनेट मिनिस्टर होगा, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होगा, जो नॉमिनेटेड किया जाएगा बाय प्राइम मिनिस्टर। अब सोचो, यहाँ से सुप्रीम कोर्ट के जज का काम खत्म हो गया। मतलब कि अगर इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट करना है तो अब जज का कोई लेना देना नहीं, और अगर जज इन्वॉल्व नहीं होगा तो बहुत आसानी से किसी को भी चीफ इलेक्शन कमीशन बनाया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये बिल लाया गया अभी हाल ही में। अगला है कैटेगरी ऑफ कंपनी। तो कैटेगरी ऑफ कंपनी, तो ये क्या है? देयर आर 3 डिफरेंट कैटेगरीज कंपनीज। एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, नेमली महाराष्ट्र, नवरत्न, मिनी रत्न, 3 तरह की कंपनियाँ होती हैं, ठीक है ना। तो एक होती है सबसे जो बड़ी होती है वो महारत्न होती है, जो दूसरे नंबर की होती है नवरत्न होती है, जो तीसरे नंबर की होती है वो मिनी रत्न होती है, ठीक ना। तो 13 महान रत्न कंपनियां हैं, 16 नवरत्न कंपनियां हैं, ठीक है।
13 महारत्न कंपनियां हैं, 16 नवरत्न कंपनियां, ठीक है ना। कब तक है? 13 अक्टूबर तक का है इसमें, तो याद रखना। सबसे पहले क्राइटेरिया ऑफ महारत्न, कोई भी कंपनी महारत्न कब बनती है? देखो, सबसे पहले उसके पास पहले से नवरत्न का स्टेटस होना चाहिए। तो सबसे बड़ा महारत्न होता है, फिर नवरत्न होता है, फिर मिनी रत्न होता है। तो जब तक नवरत्न का स्टेटस नहीं होगा तो महारत्न कैसे बन जाएगी? तो पहले उसके पास नवरत्न का स्टेटस होना चाहिए, तभी वो महारत्न बन सकती है। दूसरा, लिस्टेड ऑन इंडियन स्टॉक एक्सचेंज, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होनी चाहिए। तीसरा, उसका जो एनुअल टर्नओवर है, पूरे साल का टर्नओवर है फॉर 3 ईयर्स 25,000 करोड़ का होना चाहिए। कितना? मतलब कि पिछले लगातार 3 सालों में हर साल उसका टर्नओवर लगभग 25,000 करोड़ का होना चाहिए। ये पूछा गया है पेपर में। और जो एनुअल नेट वर्थ है पिछले हर साल, वो 15,000 करोड़ होना चाहिए, ठीक है ना। और अगर प्रॉफिट की बात करें कि पूरे हर साल पिछले 3 साल से प्रॉफिट कितना होना चाहिए, तो एनुअल नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स को हटाकर 5,000 करोड़ का प्रॉफिट होना चाहिए। बस ये 3-4 चीज़ें, टर्नओवर 25,000 करोड़ का, और नेटवर्थ 15,000 करोड़, और प्रॉफिट 5,000 करोड़ पिछले 3 साल का, बस हो गया। अब क्राइटेरिया नवरत्न क्या है? नवरत्न में, नवरत्न अगर बनना है तो मिनी रत्न का स्टेटस होना चाहिए। शेड्यूल ए, 3 आउट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स, 3 आउट ऑफ लास्ट 5 हैविंग रेटिंग ऑफ गुड और एक्सीलेंट, पिछले 3 साल में उसकी रेटिंग अच्छी होनी चाहिए। एक्सीलेंट, गुड और एक्सीलेंट, रेटिंग बहुत तरह क्राइटेरिया होता है ना रेटिंग का, तो उसमें गुड और एक्सीलेंट वाली रेटिंग होनी चाहिए। कंपोजिट स्कोर ऑफ 60 और अबव 6% इंडिकेटर, जो 6 परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं उसमें उनका स्कोर 60 होना चाहिए। देखो, स्टेट ऑफ इंडिया's बर्ड 2023 रिपोर्ट, ये रिपोर्ट क्या कहती है कि जो भी हमारा जोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने पक्षियों की गणना करी, गणना नहीं, पक्षियों की रिपोर्ट जारी की। इसमें ये बताया कि जो पक्षियों की संख्या है ना, वो दिन का दिन रिड्यूस हो रही है, कम होती चली जा रही है। और जो लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, जो लंबी दूरी तय करती हैं, मान लो यहाँ से न्यूजीलैंड से आप ऑस्ट्रेलिया जा रही हैं, या इंडिया आ रही हैं, या फिर इंडिया से चाइना जा रही हैं, तो लॉन्ग डिस्टेंस बर्ड्स हैं, उनकी संख्या 50% से डिक्लाइन हो गई। तो अब इनमें कौन कौन सी संख्या, जो इंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं, कौन सी इंडेंजर्ड, जो खतरे में हैं, इंडियन स्कीमर और ब्लैक बिल्ड टर्म, मतलब बीबीटी, ब्लैक बिल्ड टर्म, इनकी संख्या कम हो रही है। और क्रिटिकली इंडेंजर्ड, जो बेहद खतरे में है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जीआईबी एंड बंगाल फ्लोरिकन एंड बियर्स पोसार्ड, तो ये जो हैं इनकी संख्या कम हो रही है। और बढ़ किनकी रही है? स्पीसीज सच एस इंडियन पी फाउल, एशियन कोयल एंड रॉक पिजन, इनकी संख्या बढ़ रही है। किनकी संख्या बढ़ रही है? पी फॉल की, एशियन कोयल की एंड रॉक पिजन की, इनकी संख्या बढ़ती चली जा रही है, ठीक है ना। अब बात करते हैं अनुसंधान नेशनल रिसर्च एक्ट 2023। तो एक ये एक्ट पारित हुआ है 2023 में। हालांकि ये किसको रिप्लेस करेगा? अनुसंधान किससे संबंधित है? रिसर्च से, वैज्ञानिकों से, ठीक है ना। तो ये रिप्लेस करेगा, इट रिपील्स साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड एक्ट 2008 को, 2008 वाले को 2023 वाला रिप्लेस करेगा, ठीक है। तो अब इसमें सारी रिसर्च से रिलेटेड सारी चीज़ें होंगी। इनका जो हेड होता है ना, वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। जो अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक्ट है, इसका जो हेड होते हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के हेड होते हैं वो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र होते हैं, जो भी होते हैं, ठीक है। अब बस इनका रिसर्च से रिलेटेड काम है। अपेक्स बॉडी स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन देना इनोवेशन के लिए, इंटरप्रेन्योरशिप के लिए। दूसरा ये प्रपोज़ल, जैसे किसी ने कहा कि मुझे कोई रिसर्च करनी है, तो उसके लिए प्रपोज़ल दिया कि मुझे रिसर्च करनी है, तो उसके लिए परमिशन देना इनका काम है, एनआरएफ का। और विल अंडरटेक एनुअल सर्वे ऑफ साइंटिफिक रिसर्च कम्स एंड इंस्पेक्टिंग, जो भी खर्चा आएगा वो ये देखेगी। मतलब रिसर्च से रिलेटेड सारे काम यही करती है, ठीक है ना। इंडिया स्टैक क्या है? इंडिया स्टैक, इट इज अ सेट ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ये एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है, ठीक है ना। तो ये किस तरह से काम करेगी? जैसे हम बहुत सारे जो
स्कीम्स होती हैं एक प्लेटफॉर्म पे हम लोग उसमें लॉगिन कर लेते हैं। बहुत तरह की स्कीम जो गवर्नमेंट्स की होती हैं वो हम सिंगल प्लेटफॉर्म में सब उसमें सर्च कर लेते हैं। इसी तरह से ये एक ऐसा बनाया गया जो गवर्नमेंट के जो स्टार्टअप्स हैं, बिजनेस रिलेटेड चीज़ें हैं, जो डेवलपर्स हैं, ये यूटिलाइज़ करेंगे यूनिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है ना। तो ये यूनिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया स्टैक। और स्टैक मतलब होता है लेयर। जैसे स्टैक, जैसे अलमारी में स्टैक्स बनी होती है ना, खाने बने होते हैं, तो इसी तरह से इसमें 3 लेयर बनाए गए हैं। नंबर 1 आईपीडी नीचे लिखा है आईपीडी। तो आई से हो जाएगा आइडेंटिटी लेयर, पी से हो जाएगा पेमेंट लेयर, और डी से हो जाएगा आपका डेटा लेयर। ठीक है ना। तो पहले हम पढ़ेंगे आइडेंटिटी लेयर। तो इसमें आइडेंटिटी के क्या, आधार कार्ड देना पड़ेगा, आइडेंटिटी आपकी वेरीफाई हो जाएगी। पेमेंट के लिए आप किसका यूज़ कर सकते हैं, यूपीआई, आधार इनेबल पेमेंट सर्विसेज। ठीक है ना। और डेटा से रिलेटेड, डेटा में आप क्या करोगे, अलाउ डेटा टू मूव फ्रीली, एग्जांपल डिजी लॉकर, अकाउंट एग्रीगेटर, इसमें सारे डेटा पड़े हैं ना, डिजी लॉकर में सबके डेटा पड़े रहते हैं, तो इससे आप आसानी से सब जगह एक्सेस कर सकते हो। बेनिफिट्स क्या होंगे, फाइनेंशियल इंक्लूजन, फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, बेटर डिलीवरी टू हेल्थ एंड एजुकेशन सर्विसेज। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, देखो यूनिफॉर्म से क्या आता है, यूनिफॉर्म का नाम लेने से मैं पैंट शर्ट याद आता है। तो पैंट शर्ट मतलब दोनों का बराबर हिस्सेदारी है यूनिफॉर्म में, तो इसलिए दोनों का बराबर हिस्से, तो 22वां लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, टू बराबर, पैंट शर्ट टू लॉ कमीशन ऑफ दोनों का, दोनों से दो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया आस्क फॉर सजेशन ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड में होता क्या है, इसमें शादी से संबंधित, मैरिज से, डाइवोर्स से रिलेटेड, इनहेरिटेंस मतलब जो हमारी संपत्ति है उससे रिलेटेड, एंड एडॉप्शन, यदि हम किसी को गोद लेते हैं, सक्सेशन, या फिर हमारा पिछले से राजगद्दी चली आ रही, मतलब जैसे राजा होते थे ना पहले, तो पहले फिर उनका पोता, फिर उनका बेटा, फिर उनका बेटा, इस तरह सक्सेशन जो चला आ रहा, इनसे रिलेटेड जो सारी चीज़ें हैं वो यूसीसी में आती हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड में। ठीक है ना। गोवा इज ओनली स्टेट इन इंडिया टू फॉलो यूसीसी इन द फॉर्म ऑफ पोर्तुगीज सिविल कोड 1867। ठीक है ना। तो 1867 एक याद आ रहा है, 6 डे वॉर यहाँ पर है, सिविल कोड 1867। गोवा एक ऐसा है जहाँ पे पहले से यूसीसी लागू है। ठीक है ना, याद रखना, पूछा गया। ये भारत के संविधान का किस आर्टिकल में आता है, तो आर्टिकल 44 में आता है। तो यहाँ पर 22 था, यूसीसी जो लॉ कमीशन थी वो 22वीं थी, 22वीं लॉ कमीशन ऑफ इंडिया आस्क फॉर सजेशन, उसने पूछा है क्या यूसीसी लागू की जाए, तो 22वां लॉ कमीशन है, और इसका आर्टिकल कितना है, 44। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का आर्टिकल कितना है, 44। तो 22 दूना 44, यहाँ पे बराबर है तो 44। ये डीपीएसपी के अंडर में आती है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत। देखो लेक्स कॉजी, लेक्स लॉसी रिपोर्ट 1840। तो लेक्स लॉसी से आप याद रखना, लक्स कॉजी की जो इनर वियर आती है उससे याद रखना कि हिंदू और मुस्लिम इसको नहीं पहन सकते, हिंदू और मुस्लिम नहीं पहन सकते, मतलब कि मुस्लिम एंड हिंदू शुड नॉट बी कोडिफाइड। इस लॉ के अंडर में क्या रिकमेंडेशन है, लेक्स कोजी की रिकमेंडेशन ये है कि हिंदू और मुस्लिम को इससे बाहर रखा जाए, पर्सनल लॉस ऑफ। ठीक है ना। लेकिन BN राव कमेटी कहते हैं रिकमेंडेड कोडिफाई पर हिंदुओं के लिए कोडिफाई होना चाहिए। ठीक है ना। ओके।